नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 7 देसी पिस्टल सहित 14 जिंदा कारतूस किए जब्त और कहां ट्रेनी फ्लाइंग ऑफिसर फांसी के फंदे पर लटके मिले। और साथ ही जानेंगे कि कहां एक बार फिर गरीबों के आशियाने को नगर निगम के अधिकारियों ने उजाड़ा। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। बाराबंकी पुलिस प्रशासन द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी कर अवैध रूप से धन अर्जन करने वाले गैंग के सदस्य व थाना जैतपुर स्टेशन की अचल कीमत संपत्ति लगभग 67,38,000 रुपए की कीमत को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर दिया गया है। ये जैतपुर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 119/22 गैंगस्टर अधिनियम के तहत दर्ज हुआ था। उसमें का अभियुक्त मेराज पुत्र जाबिर है। इनके गैंगस्टर एक्ट के तहत जो नारकोटिक्स का अवैध कारोबार से जितनी संपत्ति थी वो कुर्क की गई है। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। आगामी पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पुलिस अधीक्षक शिमला प्रसाद द्वारा अधिकारियों को गहन जांच पड़ताल और चेकिंग करने के निर्देश दिए गए। एसपी के निर्देश पर पुलिस द्वारा पूरी निगरानी की जा रही, वहीं चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने 5 आरोपियों के कब्जे से 7 देसी पिस्टल सहित 14 जिंदा कारतूस बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में आज इसका खुलासा एसपी ने किया। इस अवसर पर एएसपी नीरज सोनी सहित एसडीओपी मुल्तई नम्रता सौदिया भी मौजूद थे। इनके निर्देशन में गठित टीम ने ये कार्रवाई की है। आचार संहिता के चलते लगातार पुलिस का कोम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। जो हमारे पेशे के भी निर्देश हैं उसके अनुरूप प्रत्येक सप्ताह हम लोग कोम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। पिछले सप्ताह सभी थानों में हमने कोम्बिंग ऑपरेशन किया, जिसके तहत जो है 7 हमें पिस्टल्स मिले हैं और 14 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। 5 आरोपी हैं इसमें जो अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। इसमें से 3 थाना कोतवाली क्षेत्र के हैं, 1 थाना सारनी का है और 3 थाना मुल्ताई क्षेत्र के हैं। इनसे आगामी पूछताछ की जा रही है कि इन्होंने कहाँ से खरीदा है, कब खरीदा है और दिगर जिलों से जो लाना बताया जा रहा है तो वहाँ के भी सोर्सेज हम लोग पता करेंगे। नहीं, अभी इनसे पूछताछ जारी है, इनका पीआर लेके पूछताछ करें। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता रामेश्वर लक्ष्मी की रिपोर्ट। ग्वालियर में ट्रेनिंग फ्लाइंग ऑफिसर आज सुबह फांसी के फंदे पर लटके मिले। ग्वालियर के गोले का मंदिर इलाके में स्थित एयरफोर्स की ऑफिसर मेस में ट्रेनिंग फ्लाइंग ऑफिसर जयदेव पी सिंह बुधवार सुबह फांसी के फंदे पर लटके मिले। कमरे के अंदर पंखे पर जयदेव की लाश लटकी हुई थी। मेस के कर्मचारियों ने एयरफोर्स अफसरों को खबर दी। एयरपोर्ट अफसर मौके पर पहुंचे और गोले का मंदिर थाना पुलिस को भी बुलाया। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के बाद ऑफिसर जयदेव के शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया। एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि जयदेव पी सिंह गुजरात के रहने वाले थे। जयदेव करीब 2 साल पहले एयरफोर्स में भर्ती हुए थे। वहीं जानकारी में बताया जा रहा है कि जनवरी महीने में ही वो ट्रेनिंग के लिए ग्वालियर आए थे। रोज की तरह आज सुबह 7 बजे जयदेव ड्यूटी के लिए नहीं पहुंचे तो कर्मचारियों ने कमरे में जाकर देखा तो जयदेव फांसी के फंदे पर लटके हुए थे। पुलिस को जयदेव के कमरे से एक डायरी मिली है जिसमें उन्होंने अपने पिता सहित अन्य परिजनों के लिए कुछ व्यक्तिगत बातें लिखी हैं। हालांकि पुलिस ने किसी तरह के ऑफिशियल सुसाइड नोट मिलने से इनकार किया है। पुलिस ने गुजरात में रहने वाले जयदेव के परिजनों को खबर दे दी है। एयरफोर्स ऑफिसर ने सुसाइड किया, क्या पूरा मामला? ये थाना गोलक मंदिर क्षेत्र के अंतर्गत सूर्य मंदिर के पास जो एयरफोर्स जो मैस है उसमें हॉस्टल है, वहाँ पर जो फ्लाइंग ऑफिसर हैं जयदत्त सिंह सवैया, उनके द्वारा पंखे से लटककर, चुन्नी के माध्यम से पंखे से लटककर फांसी लगा ली गई है, ऐसी सूचना आई थी। तत्काल थाना गोलक मंदिर पुलिस मौके पर और सिविल ऑफिसर से मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और उसमें एफएसएल की टीम भी आई और स्पॉट की सारी कार्रवाई की जाकर उसको अभी बॉडी को पीएम के लिए रवाना कर दिया गया है। अभी ये प्रोफेशनल पीरियड में थे फ्लाइंग ऑफिसर और मूलतः गुजरात के रहने वाले हैं और जो एजुकेशन बैकग्राउंड ये इंजीनियर थे और अभी जनवरी 2022 में ये यहाँ ट्रेनिंग में आए हुए थे। अभी चूँकि जब इनके द्वारा इनके जो ईयरफोन लगे हुए थे जब बात कर रहे थे और यूनिफॉर्म में थे, इसका मतलब इनकी जो 6 बजे शिफ्ट थी, इनकी 6 शिफ्ट पर नहीं गए, तब इनके जो साथ के जो बैचमेट्स हैं उनकी द्वारा फिर तोड़ा गया उसको, गेट को। और चूँकि ईयरफोन लगा हुआ है तो इससे ऐसा लगता है कि किसी से बात कर रहे हो। फिलहाल अभी
प्रथम दृष्टया ये मामला फांसी का होने से इसमें अभी मत कायम कर लिया गया है और मौके की कार्रवाई की जा रही है। इसमें पीएम कराए जाने के बाद इसमें पर जो भी इंक्वायरी में आएगा, जो कारण अभी पता नहीं चल पाया है क्योंकि इनके परिजनों को भी खबर कर दी गई है, वो भी आ रहे हैं। जो भी कारण होगा उसके अंदर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें मौके पर कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। झांसी में बजरंग दल के कार्यकर्ता एवं पुलिस प्रशासन की सहायता के साथ आज गौवंश से भरा एक कंटेनर झांसी ललितपुर राजमार्ग पर पकड़ लिया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बेजुबान गौवंश क्रूरता के साथ भरे हुए थे। अतः सूचना मिलने पर मौके पर बजरंग दल के अन्य पदाधिकारी भी पहुंच गए। वहीं गौवंश का कंटेनर लहरगिर्द स्थित गौशाला पर खाली कराया गया, जिसमें 30 से 35 गौवंश की मौत हो चुकी थी। मेरा नाम विनोद अवस्थी है। क्या हुआ था? हमारे कार्यकर्ताओं को खबर लगी कि ये गौवंश से भरा हुआ कंटेनर पाली क्षेत्र में पुलिस के सहयोग से पकड़ा गया है। सुबह 7 बजे से हमारे कार्यकर्ता बजरंग दल हिंदू परिषद के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। वहाँ का जो की गौशाला है वहाँ प्रधान ने पहले लेने से मना कर दिया, गायों को जानवरों है। तो वहाँ का सीबीओ है यहाँ, वो फोन नहीं उठाते। आज उसके फलस्वरूप ये हुआ, कम से कम कुछ नहीं तो 7 गौवंश मर चुका। 7-8 गौवंश सिर्फ प्रधान की लापरवाही से और सीबीओ की लापरवाही से ये हमारे गौवंश मर चुके हैं। और यहाँ पर हम गौशाला फिर या जो लहरगिर्द में नगर निगम की गौशाला है, मैं वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता कंटेनर को लाए हुए हैं। उसमें करीबन 7 गौवंश मरे हुए निकले और यहाँ के जो डॉक्टर हमारे राघवेंद्र सिंह जी, उन्होंने हमारा सहयोग किया, पूरी व्यवस्था करवा रहे हैं वो सिंह की, और जानवर मिलवा भी रहे हैं। बताया जा रहा है यहाँ भी देर मतलब आ रहा था, काफी देर यहाँ पे वो चला। असल में क्या, अब हमको जैसा जानकारी मिली हमारे क्षेत्र का नहीं है, क्योंकि इसमें भी क्षेत्र बटे हुए हैं गौवंश है। हमारे जो योगी जी की सरकार है वो भारत संस्कृति मठ मंदिर और गौवंश के नाम से है, लेकिन उसमें भी गौवंश बढ़ चुकी है। तो इसके लिए कल जब तक हम लोग मांग करेंगे वहाँ के तत्कालीन और जो सीबीओ है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, क्योंकि उसकी लापरवाही से जो गौवंश खत्म हुआ। रक्षा थाने के हम इंस्पेक्टर को, वहाँ एसआई ढंडी चौकी के एसआई को हम धन्यवाद देते हैं, पुलिस को धन्यवाद देते हैं। वो लोग पूरा समय अपना दिए हैं, भूखे प्यासे लगे हुए हैं, लेकिन सीबी वहाँ के प्रधान की लापरवाही इतनी गौरी हद तक पली जाएगी। बिल्कुल लिखाएंगे इनके खिलाफ मुकदमा, हम इनके खिलाफ गौ हत्या मुकदमा, पशु क्रूरता का मुकदमा दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। खबर एमपी के रतलाम शहर बजरंग नगर में निवासरत गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ी से जुड़ा हुआ है, जहां 14 जून की शाम को निगम के अधिकारियों ने बिना नोटिस के उनकी झोपड़ी हटा दी, जिससे नाराज गरीब परिवार ने कलेक्टर ऑफिस में आकर अपना दुख जाहिर किया। गरीब परिवार के लोगों का कहना है कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए। जब गरीब परिवार के लोगों की कलेक्टर ऑफिस में किसी भी अधिकारी ने बात नहीं सुनी, तो गरीब परिवार के लोगों ने कलेक्टर ऑफिस के बाहर मेन रोड पर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की सूचना जैसे ही अधिकारियों को मिली तो आनन फानन में अधिकारी आए और उनकी बात सुनी। वहीं फिर कलेक्टर ने गरीब परिवार के लोगों को आश्वासन दिया कि मैं दिखवाता हूं, और कलेक्टर ने कहा कि जो अतिक्रमण हटाया गया वो नए बनाए गए, उनको हटाया गया। वहीं लोगों का कहना है कि हम लोग तो कई वर्षों से एक ही जगह पर निवास करें। फिर कलेक्टर ने कहा कि झूठ मत बोलिए, ये जो सरकारी जमीन है, ऐसा नहीं होता है कि 4 बल्ली गार्ड के वहाँ रहने से अपना कब्जा नहीं कहलाएगा। लगा आप लोग अभी ये कलेक्टर ऑफिस आए थे, यहाँ धरना लेके बैठे थे। सर हम जहाँ रह रहे थे 4-5 सालों से, वहाँ आके अचानक आके सर हमारी टापरिया दे रहा था। कहाँ के निवासी? हम अर्जुन नगर के। आपको पहले कोई नोटिस वगैरह दिया था? कुछ भी नहीं दिया था सर। आज क्या कुछ हुआ? आज ये हुआ सर कि हमारे बच्चे सो रहे थे, हम काम धंधे वाले थे सर, हम लोग गरीब लोग, और हम काम धंधे वाले थे। हम काम पे गए थे और हमारे को पता भी नहीं चला, और आके हमारे टापरिया तो दसा दी। इसके पहले कहाँ रहते थे? वहीं रह रहे थे सर, हम तो ऐसे पुलिया नीचे रह रहे थे, कभी इधर उधर भटक रहे थे सर, और वहाँ जगह मिली, हमारे को पता चला, हम रहने लग गए। और हम इतने साल हो गए, इतने सालों कोई भी नहीं आया, और अब 8 दिन लगातार हमको परेशान कर रहे हैं। जो साथ देने वाले खड़े हो रहे उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे थे। किस बात के लिए कार्रवाई कर रहे? जो हमारे साथ खड़े हो रहे उनको। कुल कितनी झोपड़ियाँ तोड़ी? हमारी झोपड़ियाँ तोड़ सर 50 होगी सर, और हमारे तो सर 2 दिन से मैं इधर उधर टापरी लेके दौड़ रही, उधर उधर से हमारे टापरी दे रहा है।
हम गरीब लोग कहाँ लेके जाएंगे? 100-200 रुपए चल रहे हैं, हम घर चलाएंगे कि टापरिया बनाएंगे? तो बक के हमारे तो तिरपाल लाके थे, वो भी सब फट गई है। तो लाके देंगे क्या? हमारे बच्चे कैसे लगी? देखो सर ये इसका इलाज कौन कराएगा? ये तो कम लगी है, कभी ज्यादा लगते तो कौन देगा? हमारे पैसे को देगा? ये बोलो कि देंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम इतना चाहे हमारे को बस जगह चाहिए रहने के लिए, हम नहीं जाएंगे वहाँ से। 8 दिन से परेशान कर रहे हैं हमें। सुंदर। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। पत्नी ने दूसरी बेटी को जन्म दिया तो पति ने पत्नी और दुधमुही बेटी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मायके वाले बेटी और नातिन को लेकर बेटी के ससुराल मेहमदपुर पहुंचे तो ससुराल पक्ष ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। जिला अस्पताल में विमलेश ने दूसरी बेटी को जन्म दिया था। बुलंदशहर कोतवाली देहात के गांव कुडवल बनारस की रहने वाली है विमलेश। पीड़ित महिला का नाम विमलेश है। 4 साल पहले इसका विवाह मेहमदपुर गांव निवासी सुनील के साथ हुआ था। शादी को 4 साल हो गए। पहले एक बेटी हुई थी, अब दूसरी बेटी होने पर इसके ससुराल वाले सभी इसे अस्पताल में छोड़कर चले गए। जब इसके पिता को और भाई को सूचना मिली तो वो अस्पताल पहुंचे और पीड़ित विमलेश को लेकर ससुराल गए। वहां जाने पर उन्होंने कारण पूछा, लड़की को छोड़कर क्यों चले आए? तो बताया कि हमें लड़की नहीं चाहिए और हम इसे अपने घर में नहीं रखेंगे। लड़की के पिता और भाई के समझाने पर उन्होंने अपने रिश्तेदार के द्वारा मिलकर उन दोनों के साथ मारपीट की और लड़की विमलेश पीड़ित को अपने घर से निकाल दिया नवजात बच्चों के साथ। क्या नाम आपका? आपका नाम? क्या हुआ बताओ? ये ऐसा बच्ची हुई थी, लड़की हुई थी, दूसरी बेटी पैदा हुई थी। किसके? सिस्टर के, हमारी के सिस्टर के लड़की पैदा हुई थी। कोई नहीं आया था वहाँ से। जैसे हम उसे छोड़ने गए थे वहाँ पर, उसके घर मारपीट करी थी बहुत ज़्यादा और हमारे घर भी हमें बंद करके जबरदस्ती मारा। क्यों मारा पीटा? बेटी जो हो गई। अच्छा, दूसरी बेटी हुई है? हाँ जी, दूसरी जो बेटी हो गई है। सब बेटी को देख के घर से छोड़ कर रख दिया। कहाँ आपने शादी करी थी? शादी करी थी अहमदपुर। कब? अस्पताल से भी ले गए थे, अस्पताल से भी डिलीवरी वो करवा के मैं ले गया, यहाँ से छुट्टी करवा के। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रेमपाल सिंह है, गाँव मेरा का रहने वाला हूँ। प्रेमपाल जी, क्या घटना हुई है? पीड़ित लड़की है विमलेश, उसका मैं फूफा लगता है। दरअसल क्या हुआ, विमलेश लड़की उसके डिलीवरी होने वाली थी। उसके ससुराल जनों ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन जब उसके पुत्री ने जन्म लिया लड़की ने, तो उस कारण से उसके ससुराल वाले से छोड़ के चले गए कि हम बेटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसने बेटी को जन्म दिया। उसके बाद जब इनके घर वालों को खबर चली, वो आए अस्पताल। वो अस्पताल से बेटी विमलेश को लेकर उसके ससुराल मेहमदपुर गए, अहमदपुर, और वहाँ जाके उन्होंने उनसे बात करी उन्होंने। तो उनके साथ उसके ससुराल जनों ने उनके पिता और भाई के साथ भी मारपीट की, लड़की के साथ भी मारपीट की और घर से निकाल दिया कि इसे ले जाओ, हमें ये एक्सेप्ट नहीं है लड़की। दूसरी बेटी जन्म दिया? हाँ, दूसरी बेटी के जन्म। तब पुलिस को कोई सूचना दी आप लोगों ने? हाँ, 112 नंबर पर कॉल किया था, उन्होंने आके पुलिस के तरफ लड़की निकालवा। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। योगा दिवस को लेकर कार्यालय नगर पंचायत आवागढ़ जिला एटा पर योगाचार्य ID शर्मा योग करते हुए सामने आए, जिसमें बड़ी संख्या में नगर व क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। इस संबंध में नगर पंचायत के वरिष्ठ लिपिक वीरेंद्र पाल सिंह जादौन के द्वारा बताया गया कि दिनांक 14 जून से 21 जून तक लगातार ये कार्य किया जा रहा है। योगा जारी रहेगा। एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। जैसे जैसे गुरु पूर्णिमा मेला समीप आ रहा है, वहीं प्रशासन अब सतर्क होता नजर आ रहा है। इसी के चलते आज थाना गोवर्धन प्रांगण में व्यापारी, गांव प्रधान एवं समाज सेवियों के साथ मिलकर बैठक की गई, जिसमें सभी के द्वारा मेले को संपन्न कराने के लिए अपने अपने विचार व्यक्त किए गए। वहीं प्रशासन के द्वारा गाँव प्रधान एवं व्यापारियों से अनुरोध किया गया कि नालियों के ऊपर व नालियों के आगे लगे अवैध कब्जे को हटवा दिया जाए, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को आने जाने में कोई भी दिक्कत ना हो। वहीं मेले के दौरान बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए, इस पर भी विचार किया गया। सर, जैसा कि आज मेले को लेकर, गुरु पूर्णिमा मेले को लेकर यहाँ मीटिंग की गई है, क्या क्या पॉइंट रहे और क्या क्या यहाँ सुझाव रहे? पूर्णिमा मेला गोवर्धन
में आयोजित होने वाला है। यह मेला 8 जुलाई से शुरू हो रहा है और 15 जुलाई तक चलेगा। इसी बीच ग्राम प्रधानों से और जो यहाँ के व्यापार मंडल के सदस्य हैं और कस्बे के संभ्रांत नागरिक हैं, उनसे आवश्यक सुझाव के लिए मीटिंग ली गई थी और उनके सभी के सुझाव हम लोग नोट किए हैं और उनका शासन प्रशासन जो भी संबंधित विभाग है सभी कार्यों को समय रहते पूरा। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में जन शिक्षण संस्थान मोतिहारी के द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसमें पद्मकेर पंचायत के नारायणपुर के वार्ड नंबर 12 में जन शिक्षण संस्थान के द्वारा स्वरोजगार हेतु महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण जन शिक्षण संस्थान के असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर मुनीश शर्मा, प्रोग्राम ऑफिसर सुजीत कुमार द्वारा किया गया। इस संबंध में पूछे जाने पर दोनों पदाधिकारियों ने बताया कि स्वरोजगार हेतु महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके लिए आज नारायणपुर के वार्ड नंबर 12 में स्थल का चयन किया जाएगा। आए हुए हैं यहाँ प्रशिक्षण दे के जितना भी रोजगार से जुड़ने के लिए महिलाओं लोग को स्वरोजगार से जुड़ने के लिए। नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुन्नी शर्मा हुआ, जन शिक्षण संस्थान मोतिहारी, हम असिस्टेंट प्रोग्राम। सिलाई सेंटर खुल रहा है, इसमें महिलाओं को कितना फायदा होगा? महिलाओं को यही फायदा होगा कि उनको अपने घर में जो आर्थिक मदद भी मिलेगी उनसे सीखने से, उसके बाद वो स्वरोजगार से भी जुड़ेंगी और दूसरे का भी कपड़ा सी करके वो अपना जीवन यापन सही ढंग से गुजार सकें और जिससे उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी भी नहीं होगी और वो घर में मदद भी मिल जाएगा इससे। आपका नाम? मेरा नाम सुजीत कुमार है। किस पद पे का? शिक्षण संस्थान में प्रोग्राम ऑफिसर के पद। वार्ड में सिलाई का सेंटर लग रहा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सिलाई केंद्र इसलिए स्थापित करवाया जा रहा है कि स्वरोजगार को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए। जो महिलाएं या युवतियाँ जो भी सीखना चाहते हैं इसमें, तो सिलाई अगर सीख लेती हैं उनके पास एक सर्टिफिकेट उपलब्ध हो जाता है। यह एक सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जा रहा है। तो अगर सर्टिफिकेट उपलब्ध हो जाता है तो वो किसी दूसरे लोन के माध्यम से स्वरोजगार अपना स्थापना कर सकती है। इसके माध्यम से वो अपनी सिलाई खुद करके भी कर सकती है और 2 रुपये कमा भी सकती है। इसलिए यह सिलाई केंद्र स्थापित कराया गया। नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रभात कुमार है और वार्ड 12 का मैं अध्यक्ष हूँ, तो उनके पंचायत नारायणपुर। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता नविंदु कुमार की रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा पार्टी की ओर से महापौर पद के लिए कई प्रत्याशियों ने दावेदारी पेश की थी, लेकिन पार्टी द्वारा संगीता सुशील तिवारी को मैंडेट दिया गया, जिससे कार्यकर्ताओं में असंतोष उत्पन्न हुआ। वहीं जब इस बात को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह से इस संबंध में बात की गई तो उनका कहना था कि भाजपा कैडर वेस्ट पार्टी है और जो निर्णय पार्टी का होता है उसे सभी कार्यकर्ता स्वीकार करते हैं। श्रीमती संगीता सुशील तिवारी जी का चयन महापौर प्रत्याशी के रूप में किया गया है। सुशील भाई लंबे समय से संघर्ष करते रहे। छात्र राजनीति से सागर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष से लेकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी में रहे और भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया। सभी कार्यकर्ताओं में हर्ष है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि महापौर का चुनाव हम लोग अच्छे मतों से जीतेंगे। सागर में हमेशा भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे महापौर का चुनाव हो। ये हमारा पार्टी का मजबूत गढ़ है और इसलिए इस बार भी शानदार मतों से हम लोग जीतेंगे। सभी कार्यकर्ता रात दिन परिश्रम करेंगे और दूसरा मतदाता इस बात को जानता है कि सागर में जो भी विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। आज भी मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, देश में हमारी सरकार है और अगर सागर के विकास को हमें इसी तरह से तेज़ी से आगे बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी का महापौर होगा। विकास की गति तेजी से और तेज़ी के साथ चलेगी
मैं नगरीय प्रशासन मंत्री होने के नाते भी, सागर का होने के नाते भी सागर नगर के विकास में हमारे विभाग की तरफ से जो भी मांग करेंगे वो हम लोग करेंगे। राज्य सरकार से जो काम कराना होगा वो कराएंगे, केंद्र सरकार से जो काम कराना होगा वो कराएंगे। और इसलिए मतदाता इस बात को जानता है कि सागर का विकास अगर होगा तो भारतीय जनता पार्टी के महापौर बनने से ही होगा और लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। अच्छे मतों से हम सागर में महापौर का चुनाव जीतेंगे। सागर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रेश यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।